1918 में केमिस्ट्री के लिए अवॉर्डेड नोबेल प्राइज अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण नोबेल प्राइज माना जाता है। इसे एक जर्मन साइंटिस्ट फ्रिट्ज हार्बर को उनके उस इन्वेंशन के लिए दिया गया जिसने इंसानों की अभी तक की सबसे बड़ी मुसीबत को दूर किया है। इनके इन्वेंशंस आज मौजूदा 4 अरब लोगों की जिंदगियों पर सीधा असर डालते हैं। जब इन्हें सम्मानित किया जा रहा था तो इनके कलीग्स ने सेरेमनी में आने से मना कर दिया। बाकी 2 साइंटिस्ट ने प्रोटेस्ट के चलते नोबेल प्राइज ठुकरा दिया और न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्हें स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते हुए एक आर्टिकल पब्लिश किया। एक तरफ ये अभी तक के सबसे इम्पैक्टफुल और दूसरी तरफ सबसे ट्रेजेडी से भरे साइंटिस्ट रहे हैं। अभी तक किसी भी इंसान का असर पूरी पृथ्वी पर इतना नहीं हुआ जितना इनका है। अगर आप एक अमेरिकन नागरिक हैं और आपको एक बर्ड वेस्ट से भरा आइलैंड मिलता है तो आप उसे यूएसए का क्लेम कर सकते हैं और अमेरिका की सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। प्रेसिडेंट को आपके नए मिले आइलैंड के लिए नेवी और आर्म्ड फोर्सेस भेजनी पड़ेंगी और इस तरीके से अमेरिका के इन 10 आइलैंड्स को क्लेम किया गया है। अब भले ही ये लॉ 1856 में बनाया गया था पर आज भी ये उतना ही वैलिड है। तो सवाल ये है कि लोगों को वेस्ट से भरे इन आइलैंड से इतना लगाव क्यों है? पेरू की कोस्ट पर कुछ डजन्स ऑफ आइलैंड ऐसे हैं जिन पर लाखों सीबर्ड्स मेटिंग के लिए आती हैं। इनके आसपास का पानी ढेरों फिशेस से भरा हुआ है। ये सीबर्ड्स उन्हें खाती हैं और वेस्ट वहीं छोड़ जाती हैं, टन्स के हिसाब से। क्योंकि ये रीजन गर्म और सूखा रहता है, वेस्ट सॉलिड बन जाता है और एक के ऊपर एक लेयर्स बनती जाती हैं। हमें 30 मीटर या 100 फीट तक ऊंची वेस्ट की चट्टानें मिली हैं। टेक्निकली टर्म्स में बर्ड वेस्ट को गुआनो कहते हैं और मिड 1800 तक गुआनो खरीदना बेचना काफी बड़ा व्यापार बन गया था। इतना कि इसकी कीमत $76 पर पाउंड पहुंच गई। इसका मतलब आप 4 पाउंड गुआनो के बदले 1 पाउंड सोना ले सकते थे। तो भला बर्ड वेस्ट की इतनी जरूरत क्यों वहां पड़ी थी? वेल, इसे जानने के लिए हमें ह्यूमन बॉडी के अंदर एक सफर पर जाना पड़ेगा। मास के बेसिस पर हमारी बॉडी ज्यादातर कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बनी होती है और चौथा मोस्ट अबंडेंट होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अमीनो एसिड्स का पार्ट होता है जिससे प्रोटीन्स बनते हैं। ये हीमोग्लोबिन में भी होता है, कंपाउंड जो हमारी बॉडी में सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाता है और ये डीएनए और आरएनए का एक मेजर कंपोनेंट है। नाइट्रोजन पृथ्वी पर जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। हमें हमारा नाइट्रोजन प्लांट्स खाने से या एनिमल्स जो प्लांट खाते हैं उनसे मिलता है और प्लांट्स को नाइट्रोजन सॉइल से मिलता है। और दिक्कत यह है कि जब एक ही फार्म पर बार बार क्रॉप उगाई जाती है तो उसमें नाइट्रोजन खत्म हो जाती है और अब और प्लांट्स उस पर ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि उसमें नाइट्रोजन है ही नहीं। ये फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी क्लोरोफिल नहीं बना पाएंगे, इनकी ग्रोथ रुक जाएगी, पत्तियां पीली पड़ जाएंगी और ये कीड़े और बीमारियों के लिए इजी टारगेट बन जाएंगे। फार्मर्स के लिए इसका सीधा मतलब है कि उन्हें अब कम फसल मिलेगी। इसका समाधान है सॉइल में नाइट्रोजन को ऐड करना और यहीं बर्ड वेस्ट इस कहानी में आता है। गुआनो 20% नाइट्रोजन से बना होता है। सदियों पहले इनकैन लोगों ने सॉइल में गुआनो मिलाकर रियलाइज किया था कि इससे फसलें और बड़ी उगती हैं और इसी की मदद से वो ऐसी ऐसी जगहों पर फसलें उगा पाए जहां पहले क्रॉप्स नहीं लगाई जा सकती थी और ये अपना साम्राज्य बढ़ा पाए। पूरी दुनिया भी साउथ अमेरिका के इस अनमोल बर्ड वेस्ट से ज्यादा समय तक वंचित नहीं रही। 1865 में स्पेन ने अपनी पुरानी कॉलोनीज पेरू, चिली, इक्वाडोर और बोलिविया के खिलाफ जंग छेड़ दी, सिर्फ इन बर्ड वेस्ट आइलैंड्स पर कब्जा करने के लिए। 1872 तक दुनिया में गुआनो की इतनी जरूरत थी कि इसकी कमी पड़ने लगी और पेरू ने एक्सपोर्ट्स पर रोक लगा दी। दुनिया को अब कोई और तरीका ढूंढना था अपनी नाइट्रोजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए और ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। विलियम क्रुक, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट, ने इस पर अपने विचार देते हुए कहा कि बढ़ती पॉपुलेशन और नाइट्रोजन की सप्लाई की कमी के कारण
हम एक गंभीर संकट में हैं, जहां हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं होगा और ज्यादा नहीं, आने वाले 30 सालों में आधी दुनिया भूखमरी से मर जाएगी। उनके अनुसार अब इस प्रलय से कोई हमें बचा सकता है तो वो एक केमिस्ट है, और लैब में ही इस खाने की शॉर्टेज को खाने की भरमार में बदला जा सकता है। क्योंकि क्या है, नाइट्रोजन रेयर नहीं है, ये कॉमन है। 78% एयर सिर्फ नाइट्रोजन ही तो है, बस उस फॉर्म में है जिसे प्लांट्स और एनिमल्स यूज नहीं कर सकते। नाइट्रोजन के 2 एटम्स ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये दुनिया के सबसे ताकतवर बॉन्ड में से एक है। एक केमिकल बॉन्ड की स्ट्रेंथ जानने के लिए उस एनर्जी को कैलकुलेट किया जाता है जो इसे ब्रेक करने में लगती है। तो उदाहरण के लिए क्लोरीन के 2 एटम्स ब्रेक करने में 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी लगती है। कार्बन के 2 एटम्स को ब्रेक करने के लिए 3.8 eV, ऑक्सीजन के 2 एटम्स के लिए 5.4 eV, और वहीं नाइट्रोजन के 2 एटम्स को ब्रेक करने में 9.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी लगती है। ये बहुत ज्यादा एनर्जी है। नेचर इसे 2 तरीके से करती है। लाइटनिंग से इतनी एनर्जी निकलती है कि उससे N2 इंडिविजुअल एटम्स में सेपरेट हो जाते हैं। फिर इंडिविजुअल एटम्स क्विकली रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बना लेते हैं। ये एटमॉस्फेयर में ऐसे ही घूमते रहते हैं जब तक कि ये किसी वाटर ड्रॉपलेट के साथ रिएक्ट नहीं करते, और फिर ये बरसात के साथ जमीन पर आ जाते हैं। प्लांट्स में भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो N2 बॉन्ड को ब्रेक कर लेते हैं, पर इसमें बहुत एनर्जी लगती है, और यही प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। पर बैक्टीरिया बहुत ही स्लोली ये काम करते हैं, और इतनी लाइटनिंग नहीं होती है कि लार्ज स्केल पर नाइट्रोजन मिल सके। इसलिए केमिस्ट इस रेस में आए। 1811 में गियोर्ग हिल्डरब्रांड ने अमोनिया बनाने की कोशिश में सील्ड फ्लास्क में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिक्स करके देखा। ये गुआनो में एक नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है, पर जब ये काम नहीं किया तो उन्होंने फ्लास्क के अंदर प्रेशर बढ़ाने के लिए उसे पानी में 300 मीटर नीचे डुबो दिया। ये भी काम नहीं किया, पर वो जा सही रहे थे। इसी एक्सपेरिमेंट को अगले 100 सालों तक अलग अलग तरीके से किया गया, पर सब फेल हो गए। इसीलिए जब 1904 में फ्रिट्ज हाबर ने इस प्रॉब्लम में अपनी दिलचस्पी दिखाई तो वो एक फेल्ड साइंटिस्ट की कड़ी में शामिल होने वाले थे। तब उनकी उम्र 36 साल थी और वो यूनिवर्सिटी ऑफ कार्लशोर में एक लो एकेडमिक के तौर पर काम कर रहे थे। ये अभी अभी पिता भी बने थे। इनका एक 2 साल का बेटा था हेमन और एक वाइफ क्लारा, जो उन पहली महिलाओं में से थी जिन्हें केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला था। दूसरे साइंटिस्ट से आगे निकलने की होड़ और गुरूर के चलते हाबर ने इस प्रॉब्लम पर अपने 5 साल लगा दिए। इनका आइडिया हाइड्रोजन और अमोनिया को सिर्फ हाई प्रेशर पर ही नहीं बल्कि हाई टेम्परेचर पर भी मिलाने का था, वो भी एक कैटलिस्ट के साथ, जिससे डी नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में कम एनर्जी लगती है। इसे अंजाम देने के लिए नए लैब इक्विपमेंट्स बनने थे। हाबर बड़ी मेहनत से इस पर लगे रहे और उन्होंने हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर टॉलरेट करने वाले इक्विपमेंट्स बना लिए। और वो बहुत लकी थे, जहां ये एक बल्ब मैन्युफैक्चरर के लिए एज अ टेक्निकल असिस्टेंट पार्ट टाइम रात में काम कर रहे थे, तो वहां पर इन्हें एक बहुत ही रेयर एलिमेंट्स जैसे ऑस्मियम का एक्सेस भी आसानी से मिल गया। ऑस्मियम काफी रेयर है। उनके समय में पूरी दुनिया में बस 100 किलोग्राम रिफाइंड एक्सट्रैक्टेड ऑस्मियम था। ये जिस कंपनी में काम कर रहे थे वो ऑस्मियम को बल्ब के फिलामेंट में यूज करने की सोच रहे थे, इसीलिए इनके पास सबसे ज्यादा ऑस्मियम था। हाबर को लगा कि इससे ही परफेक्ट कैटलिस्ट बनेगा और वो सैंपल अपनी लैब में ले आए। लैब में 3 हफ्तों बाद 1909 में इन्होंने प्रेशर चैम्बर में ऑस्मियम शीट को रखा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 500 डिग्री तक हीट किया और प्रेशर 200 एटीएम तक बढ़ाया, और फिर इन कंडीशंस में ट्रिपल बॉन्ड टूट गए और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने लगी। पूरी एयर का 6% हिस्सा अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। जब गैस को कूल किया गया तो 1 मिलीलीटर अमोनिया पतली सी ट्यूब से बीकर में गिरा। खुशी से भरे हाबर एक से दूसरे लैब दौड़ने लगे और बोले, देखो ये अमोनिया है।
इंडस्ट्रियल प्रोसेस से बने इस फर्टिलाइजर की मदद से फार्मर्स अब सेम लैंड पर ही पहले से 4 गुना ज्यादा क्रॉप्स उगा पा रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की जनसंख्या 4 गुना बढ़ गई। बहुत अच्छे चांसेस हैं कि हार्बर प्रोसेस नहीं होती तो आपको जन्म नहीं मिलता। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के बिना पृथ्वी अभी से 4 बिलियन कम लोगों को ही सस्टेन कर पाती। लगभग आपकी बॉडी के 50% नाइट्रोजन एटम्स हार्बर प्रोसेस से ही आए हैं। इस इन्वेंशन ने हार्बर को उस समय अमीर बना दिया। इन्हें प्रमोशन मिल गया। ये फिजिकल केमिस्ट्री के कैसर विलियम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर बन गए और इनकी उस समय के कुछ प्रसिद्ध साइंटिस्ट जैसे मैक्स प्लैंक, मैक्स बॉर्न एंड अल्बर्ट आइंस्टीन से दोस्ती भी हो गई। आइंस्टीन जब अपनी पहली वाइफ से अलग हुए थे तो वो उस रात में हार्बर के ही घर पर रुके थे। पर अगर हार्बर इतने वेल रिस्पेक्टेड थे तो प्राइज सेरेमनी के दौरान उनके कलीग्स ने उन्हें इग्नोर क्यों किया? ये सब हुआ था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हुए इवेंट्स की वजह से। जब जंग शुरू हुई तो हार्बर ने मिलिट्री ड्यूटी के लिए वॉलंटियर किया, आइंस्टीन के विपरीत जो जंग के खिलाफ थे और शांति चाहते थे। और हार्बर एक देशभक्त थे, वो जर्मनी को जिताने के लिए अपना टैलेंट यूज करना चाहते थे। अब जंग के कुछ महीनों के अंदर ही जर्मनी आर्मी को गन पाउडर और एक्सप्लोजिव्स की कमी पड़ने लगी थी। अमोनियम नाइट्रेट एक फर्टिलाइजर होने के अलावा एक अच्छा एक्सप्लोजिव भी तो होता है। एग्जाम्पल के लिए 2020 में बेरूत में हुए इस धमाके को देखिए। यहां 3000 टन अमोनिया नाइट्रेट से भरे हुए वेयर हाउस में आग लग गई थी। अब हुआ ये कि गर्मी से फर्टिलाइजर डेटोनेट हो गया। इससे हुआ धमाका कई 100 किलोमीटर तक सुनाई दिया और 217 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। सेस्मोमीटर तक ने 3.3 रिएक्टर स्केल का आर्टिफिशियल अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया। ये इतिहास में फर्टिलाइजर से हुए कई एक्सप्लोजन्स में से बस एक है। ओपाऊ प्लांट जहां सबसे पहले हार्बर प्रोसेस से अमोनिया बनाया गया था, वो भी 1921 में एक्सप्लोड कर गया, जिसका कारण था नाइट्रोजन। हम पहले ही देख चुके हैं कि नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने में कितनी एनर्जी लगती है। इसी का उल्टा होता है जब 2 नाइट्रोजन एटम्स ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। गन पाउडर, टीएनटी, नाइट्रोग्लिसरीन और अमोनिया नाइट्रेट, इन सबके एक्सप्लोजन के दौरान डाई नाइट्रोजन फॉर्म होता है। इस ट्रिपल बॉन्ड के बनने से ही इन एक्सप्लोजिव्स को इतनी विनाशकारी शक्ति मिलती है। हार्बर ने इन्फ्लुएंस किया कि जो फैक्ट्रीज फार्म्स के लिए फर्टिलाइजर बना रही हैं, उन्हीं से एक्सप्लोजिव्स के लिए अमोनियम नाइट्रेट बनवाया जाए। उनके सीनियर्स का मानना था कि फर्टिलाइजर एक्सप्लोजिव नहीं बना सकता, पर हार्बर ने उन्हें मनाया। कुछ समय में ही हार्बर की प्रोसेस जर्मन की सबसे बड़ी ताकत बन गई। हवा से ब्रेड बनने की जगह हवा से बॉम्ब बनने लगे। पर हार्बर का मानना है कि केमिस्ट्री से इस वॉर में इससे भी ज्यादा मदद मिल सकती है। दिसंबर 1914 में ये एक केमिकल वेपन की टेस्टिंग देखने गए, जो काम नहीं किया। हार्बर को लगा कि वो उससे बेहतर कर सकते हैं और वो एक जानलेवा गैस बनाने के लिए निकल गए, जो लो कॉन्सेंट्रेशंस पर भी एयर से हल्की हो, जिसे दुश्मनों की सुरंग में डाला जा सके। वैसे तो हॉक कन्वेंशन ने 1899 में ऑन पेपर्स केमिकल कैरी करने वाले वेपन्स पर रोक लगा दी थी, पर फिर भी वॉर के समय फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन सभी इन पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। हार्बर ने इंस्टीट्यूट में अपने विंग्स को केमिकल वेपन लैब में तब्दील कर दिया और कुछ महीने ही काम करने के बाद उन्हें वो गैस मिल गई, क्लोरीन गैस। एक एम्प्लॉई ऑटो वॉन इस नए हथियार से खुश नहीं थे, तो हार्बर ने उन्हें कहा कि करोड़ों जानें बच जाएंगी अगर हम जंग को इस तरीके से जल्द ही खत्म कर सके। 22 अप्रैल शाम 6 बजे जर्मन ट्रूप्स ने अलाइंड फोर्सेस की तरफ से चल रही हवा में 168 टन क्लोरीन गैस छोड़ दी। गैस के 5000 सिलेंडर्स थे। जंग का पूरा मैदान क्लोरीन गैस से ढक गया।
और क्योंकि क्लोरीन गैस हवा से 2.5 टाइम्स ज्यादा भारी होती है तो ये दुश्मनों की सुरंगों में भर गई। जिन सोल्जर्स ने इसे एक बार अच्छे से इनहेल किया उनकी दर्दनाक मौत हुई। क्लोरीन से लंग्स में इतनी बुरी इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग होती है कि वो लिक्विड से भर जाते हैं। सोल्जर्स का दम घुटने लगा और वो वहीं ग्राउंड पर गिर गए। पहले अटैक में ही 5000 से ज्यादा अलाइड सोल्जर्स ऐसे मारे गए। हार्बर को अब कैप्टन बना दिया गया और कुछ हफ्ते बाद वो अपने घर बर्लिन वापस आ गए। 1 मई को हार्बर ने एक डिनर पार्टी रखी और जब पार्टी खत्म हुई हार्बर ने स्लीपिंग पिल्स ली और सोने चले गए। इस रात हार्बर की वाइफ एक गन लेकर गार्डन में गई और वहां जाकर उन्होंने खुद को चेस्ट में शूट कर लिया। इनके 12 साल के बच्चे ने गोली की आवाज सुनी और वो अपनी मां को देखने आया जो गार्डन में पड़ी हुई थी। अगले ही दिन हार्बर एक ट्रेन में रशियंस के अगेंस्ट किए जाने वाले एक गैस अटैक को सुपरवाइज करने जा रहे थे। कुछ लोग कहते हैं क्लैरा ने सुसाइड इसलिए किया क्योंकि वो हार्बर के केमिकल वेपन के प्रति लगाव से तंग आ गई थी। ऐसा हो सकता है पर वास्तव में हमें सच नहीं पता क्योंकि ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे ऐसा लगे। पर हमें ये पता है कि क्लैरा अपनी शादी में बिल्कुल खुश नहीं थी। 1910 में शादी के 8 साल बाद क्लैरा ने अपनी फ्रेंड को लिखा, इन 8 सालों में फ्रिट्ज ने जो हासिल किया और जो वो आगे करेगा उससे ज्यादा मैंने खोया है और जो आगे बचा है वो मुझे अंदर से खाए जा रहा है। क्लैरा की सुसाइड के बाद जंग खत्म होने तक हार्बर अपने इंस्टीट्यूट में केमिकल वेपन्स, गैस मास्क और पेस्टिसाइड्स पर रिसर्च करते रहे। 1917 तक इंस्टीट्यूट ने 1500 लोगों को रोजगार दिया और जिसमें से 150 साइंटिस्ट थे। ये एक छोटे मैनहट्टन प्रोजेक्ट की तरह था पर केमिकल वेपन्स का। अंत में वर्ल्ड वॉर 1 में इन केमिकल वेपन्स से 1 लाख सोल्जर्स मारे गए। जब जर्मनी ने सरेंडर किया हार्बर तबाह हो गए। अमोनिया के पेटेंट से कमाया हुआ पैसा हाइपर इन्फ्लेशन में बर्बाद हो गया। अब जर्मनी को जंग से हुए कर्ज से निकालने के लिए इन्होंने समुद्र से सोना निकालने का सोचा पर यह प्रोजेक्ट भी फेल हो गया। फिर 1933 में नाजी पावर में आए और उन्होंने आते ही सभी सिविल सर्वेंट्स, साइंटिस्ट्स को जॉब से बाहर निकाल दिया। हार्बर भी जूइश थे पर वो कभी धर्म को मानते नहीं थे। उनकी मिलिट्री सर्विस को देखते हुए उन्हें निकाला तो नहीं गया पर इंस्टीट्यूट में काम कर रहे बाकी साइंटिस्ट के सपोर्ट में इन्होंने भी रिजाइन कर दिया। अगले साल बेसल, स्विट्जरलैंड के एक होटल रूम में हार्ट फेलियर से उनकी मौत हो गई। वर्ल्ड वॉर 1 के ठीक बाद हार्बर के इंस्टीट्यूट ने एक साइनाइड बेस्ड इंसेक्टिसाइड डेवलप किया जिसकी महक ना के बराबर थी, तो इसे एक बदबू मारने वाली गैस के साथ मिलाकर लोगों को अलर्ट किया जाता। मिक्सचर से बनने वाली गैस थी ज़ायक्लोन बी। हार्बर की मृत्यु के 1 दशक बाद नाजीज लोगों ने केमिस्ट से फॉल्स स्मेलिंग गैस हटाने को कहा और इस फॉर्म के ज़ायक्लोन बी जो हार्बर की लैब में बना था उसे हॉलोकॉस्ट में किए गए पापों में इस्तेमाल किया गया। इस कहानी को देखें तो लोग हार्बर को एक विलन पर्सनालिटी या हीरो मान सकते हैं जिसने वो इन्वेंशन किया जिससे आधी दुनिया को खाना मिलता है। पर एक और तरीका है और वो शायद इस सब के लिए जिम्मेदार ही नहीं है क्योंकि कोई और भी हवा से नाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट करने का तरीका खोज लेता और बाकी साइंटिस्ट भी केमिकल वेपन्स बना रहे थे। पिछली कुछ सदियों में साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को बहुत बेहतर बनाया है और हमें खुद को खत्म करने के अनियमित तरीके भी दिए हैं। यह सोचना अच्छा है
कि हम साइंटिस्ट को सिर्फ इन प्रॉब्लम्स पर काम करने के लिए कह सकते हैं जो मानवता की भलाई के लिए है, पर वास्तविकता में हर चीज के दो पहलू होते हैं। आप नहीं जानते कि रिसर्च का क्या नतीजा हो सकता है या बाद में लोग इसे कैसे यूज कर सकते हैं। अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर और वेपन दोनों है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम कैसे अपनी नॉलेज और नेचर पर अपना कंट्रोल बढ़ा सकते हैं, बिना हमें या उसे तबाह किए बिना।